तो स्टार्ट करते हैं सेवा क्लास 9 साइंस के बुक को। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 से। तो चैप्टर 5 का जितने भी डाउट्स हैं हम ट्राई करेंगे कि वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो। बाकी टीचर्स की तरह नहीं कि हम आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज देंगे, हम आपका कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे ताकि आपका एमसीक्यू वगैरह ये जो भी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने में हेल्प हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आए, और अगर आपको कुछ भी डाउट वीडियो के एंड में अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप उसको कमेंट करके आप उससे पूछ सकते हैं। प्लस हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, अगर आपको कुछ डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा टीम आपको कांटेक्ट करेगी, सब आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 को। तो चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? क्या है नाम? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये जो वर्ड, ये जो लाइन पढ़ा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये पढ़ के क्या समझ में आया? सबसे पहले फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? तुम लोगों ने कहा चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग, या और क्या कह सकते हैं हम लोग? बेसिक, बेसिक भी बोल सकते हैं इसको, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का डेफिनेशन तो यही लिखा था ना स्कूल में, व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मतलब लाइफ का सबसे छोटा अंश जो कहा जाए उसको क्या, वो क्या होगा? सेल्स। ठीक है, अभी देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है? हाँ क्या है? ईट है, वेरी गुड। तो ये है एक ईट, ये किससे बना है? और भी बहुत कुछ कुछ बना है। मेन इसका, इसमें क्या लगा हुआ है? सैंड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ब्रिक क्या हो गया? एक ब्रिक को बनाने के लिए इसका बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है? मिट्टी, या मिट्टी से भी और स्मॉल में जाए तो क्या क्या मिलेगा हम लोग को? सैंड या डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे हम लोग को, या अगर सबसे बेसिक में जाए तो क्या मिलेगा हमें? डस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो ये जो डस्ट पार्टिकल हमें मिला ये ब्रिक बनाने के लिए, अब ब्रिक से, डस्ट पार्टिकल से क्या बना? सैंड बना। सैंड से क्या बना? ब्रिक बना। ब्रिक से क्या बनेगा? वाल बनेगा। वाल से क्या बनेगा? घर बनेगा। तो अगर घर से वाल, समझ में आया? हम लोग डस्ट से गए सैंड में, सैंड से ब्रिक, ब्रिक से वाल, वाल से घर। अब अगर ऑपोजिट आए तो घर से वाल, वाल से ब्रिक, ब्रिक से सैंड, सैंड से डस्ट पार्टिकल। तो अगर एक घर का बेसिक यूनिट अगर कहा जाए तो क्या होगा? डस्ट पार्टिकल, एग्जाम्पल। ठीक है, अगर एक घर का बेसिक यूनिट कहा जाए तो डस्ट पार्टिकल। उसी तरह एक लाइफ का जो भी लोग, मतलब प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, जो भी चीज लिविंग है, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह जो भी, उसका बेसिक, जैसे इसका बेसिक क्या हुआ? डस्ट पार्टिकल था, वैसे इसका लाइफ का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा? सेल होगा। समझ में आ रहा है कि सेल से ही मिलके हर चीज लिविंग थिंग बना है। यहाँ तक क्लियर है कि सेल क्या है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज सेल, तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वहां जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब डिस्कवर हुआ था सेल? 1665। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में आएगा ही, इसको नोट करके रख लेना। जो पीडीएफ शेयर किया था वो पीडीएफ में मिल जाएगा। अगर जो ऑनलाइन क्लास करे उन लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, और आप लोग वहां पे व्हाट्सएप में मैसेज करना, पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। देखो यहाँ पर ध्यान रखो। तो समझ आया सेल क्या है? सेल क्या है? सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। और कब डिस्कवर किया था? 1665 में। ठीक है, अच्छा अब देखो सेल को देख लेना, सेल कैसे दिखता है। सेल अगर डायग्राम बनाने आए, जैसे मान लो ये तुम्हारा स्किन है, ठीक है, मान लो एग्जांपल के लिए ये तुम्हारी स्किन है, ठीक है, स्किन का, खुशी का स्किन थोड़ा सा काट के हम लोग यहाँ पे उसको मैग्नीफाई करके हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा? मान लो ये खुशी का हाथ है ऐसा, ठीक है, खुशी का हाथ में से अगर एक पॉइंट साइज का अगर हम लोग एक कट लगाए, एकदम पॉइंट साइज का, जिसमें खुशी को पता भी नहीं चलेगा, वो क्लास करता है उसका हाथ कट गया, पता भी नहीं। अच्छा उसका 5 उंगली नहीं है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। तुम्हारा उंगली है ना, इसीलिए सब इक्वल साइज में। अच्छा देखो, तो मान लो ये खुशी का हाथ है, ऐसे हाथ ऐसे, यहाँ पे थोड़ा ऐसे होने से अच्छा लगता है। अभी अच्छा देखो, अच्छा चलो ध्यान दो, इसको काटना मत, इसे डाल लेना, अच्छा लगेगा। तो देखो यहाँ पे
तो देखो अगर इस हाथ में से अगर एक छोटा पॉइंट साइज का भी अगर हम लोग पार्ट को अगर मैग्नीफाई करके देखें ना, तो उसमें बहुत सारे सेल मिलियन, ये तो हम दिखाने के लिए यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा सेल दिखा रहे हैं, पर ऐसा साइज का जो सेल होता है, सेल बुक का साइज क्या होता है, पहले बार सेल का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, इतना छोटा होता है कि हम लोग उसको आंख से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए क्या चाहिए होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं, माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग ग्लास वो जो ज्योमेट्री बॉक्स में छोटा सा मिलता है, हम लोग जूम करके देखते हैं, वो होता है, और माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है, और एक छोटा सा एरिया में भी, मिलियंस ऑफ सेल मिल सकता है। ठीक है, एक अगर छोटा सा पार्ट, अगर हम यहाँ पे ऐसा डॉट ऐसा ड्रॉ कर लेना, तो यहाँ पे अगर सेल्स काउंट किया जाए तो मिलियंस ऑफ सेल हो जाएगा। बहुत सारा, बहुत छोटा साइज होता है इसका सेल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेल के बारे में, सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, क्यों उसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, हमने वो डिस्कस किया। उसके बाद हमने क्या देखा, सेल का साइज के बारे में पढ़ा, सेल को किसने डिस्कवर किया था और कब डिस्कवर किया था, हमने वो सब डिस्कस किया। ठीक है, तो इसके आने वाले वीडियो में हम लोग सेल के कंपोनेंट्स के ऊपर में डिस्कस करेंगे। जैसे सेल के अंदर में कितने कंपोनेंट, जैसे मान लो ये खुशी का हाथ है, उसी तरह खुशी का पैर भी होगा ना कहीं पे। ठीक है, इसी तरह खुशी का कहीं पे पैर होगा ऐसे, दूसरा हाथ भी होगा, कहीं पे उसका सर होगा। ठीक है, ठीक है, तो जैसे हाँ एकदम ग्रेट एग्जांपल हम लोग के टाइम में। तो जैसे खुशी का अलग अलग पार्ट है, उंगली है, नाखून है, ठीक है, और उसका बॉडी नहीं बना, सॉरी। तो ये मान लो ये खुशी का अलग अलग पार्ट है ना, उसी तरह एक सेल का भी बहुत अलग अलग पार्ट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेल क्या है, सेल को किसने डिस्कवर किया, सेल को क्यों बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, हमने इससे पहले ये डिस्कस किया था। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे सेल मेनली कितने टाइप के होते हैं। तो सेल मेनली कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, अच्छा यूनि का मतलब क्या होता है, इसमें देखो ये जो पार्ट है इसका तो मतलब हो गया सेल, और एक पार्ट मिला यहाँ पे यूनि। ये यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब क्या हुआ, यूनि मतलब सिंगल। यहां भी वैसे सेल का मतलब तो सेल हो गया सिंपल, और ये मल्टी का मतलब क्या हो गया, मोर देन वन। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मोर देन वन। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। तो एक ऐसा सेल, ठीक है, यूनिसेल का मतलब क्या होता है, सिंगल सेल। एक अच्छा मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं किसी का, जैसे मान लो ये कौन है, तो टॉप सेट बनाता है, उसका चूल छोटा है, ठीक है, और नाक ठीक है, ठीक है, बस बस एक पाउच का कमी है। ठीक है, तो मान लो ये कौन है, ये है टॉप सेट, ये कौन है अपना टॉप सेट। ठीक है, अब क्या है, टॉप सेट के पास देखो अलग अलग पार्ट है काम करने के लिए, हाथ है, पैर है, मुंह है, नाक है, आंख है। ठीक है, अब क्या कभी ऐसा देखा है कि टॉप सेट पैर से खाना खा रहा है, हाथ को पीछे से रख लिया और पैर से खा रहा है, और खाना मुंह में डालने का जगह कान में ऐसे ऐसे खा रहा है, या खुशी को ऐसे आंख से देखने का जगह ऐसे कान से देख रहा है। ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि तफसीर के पास क्या है, हर एक काम करने के लिए एक अलग पार्ट दिया गया है। हाथ दिया है कुछ पकड़ने के लिए, ठीक है, कुछ उठाने के लिए, पैर दिया है चलने के लिए, पेट दिया है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तीन उंगली पे फोकस मत करो, यहाँ पे देखो, आंख दिया देखने के लिए, कान दिया सुनने के लिए, नाक दिया सूंघने के लिए, मुंह दिया है खाने के लिए, ये और कान नहीं है ना। ठीक है, अब हो गया कान। तो अभी देखो, तो इसका हर अलग अलग पार्ट है, देखो यहाँ पे देखो, इसका हर अलग अलग पार्ट है काम करने के लिए। ठीक है, अलग अलग पार्ट अलग अलग काम करेगा। कान से वो खाना नहीं खा सकता, कान से क्या कर सकता है, सिर्फ सुन सकता है। मुंह से सांस ले सकता है पर मुंह से सुन नहीं सकता, है ना। आंख से देख सकता है पर आंख से सांस नहीं ले सकता। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये अच्छा ये एनिमल का एग्जाम्पल ये एनिमल का एग्जाम्पल नहीं हुआ, ये एग्जाम्पल हो गया मल्टी सेल।
ठीक है, एनिमल पे टिक गया इसका मतलब इसे एनिमल नहीं है, ठीक है, एनिमल जैसा दिख रहा है अलग बात है यहाँ पे, पर एनिमल नहीं है। ह्यूमन भी तो एनिमल ही होता है, देखा इक्वली। तुम अभी भी हो। एक नंबर की बंदर है। हाँ, अच्छा देखो, तो यहाँ तक समझ में आया, मल्टी सेल मतलब एक कंप्लीट, ये क्या है, एक कंप्लीट एक लिविंग बींग है, एक कंप्लीट लिविंग बींग है, और इसका काम करने के लिए अलग अलग, हर एक काम को अलग अलग से करने के लिए अलग अलग इसका पार्ट दिया हुआ है। जैसे सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंख, खाने के लिए मुंह, तो अलग अलग पार्ट मिलकर अलग अलग काम करके इसको जिंदा रखा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, मल्टी सेल। अब यूनिसेल में क्या होगा, यूनिसेल में क्या है, जैसे अच्छा ये हार्ट को बनने के लिए भी बहुत सारे सेल लगा, मसल सेल है, नर्व सेल है, ठीक है, ब्लड सेल है, ठीक है, सब मिलके हार्ट बना है ना। उसी तरह एक सिंगल अगर सेल है, ठीक है, जो खुद ही खाता है, खुद ही निकालता है और खुद ही रिप्रोड्यूस भी करता है, ठीक है, ये एक सेल है। ये इसको कोई पार्ट का जरूरत नहीं, जैसे सबसे को हाथ पैर मुंह अलग अलग चाहिए ना, इस सेल को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक सिंगल सेल है, बस ऐसा ही है, ये खुद ही खाएगा, खुद ही निकालेगा और खुद ही क्या करेगा, रिप्रोड्यूस भी करेगा, ठीक है, खुद ही क्या क्या होगा, कुछ दिन बाद डिवाइड होकर दो बन जाएगा, इसको कोई पार्टनर भी नहीं चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो इस टाइप का सेल को क्या बोलेगा हम लोग, यूनिसेल, मतलब सिंगल सेल ही सारा काम कर लेगा। और मल्टी सेल को क्या चाहिए, मल्टी सेल को अलग अलग सेल चाहिए अलग अलग काम करने के लिए। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा मल्टी सेल और यूनिसेल क्या होता है। मतलब जिंदा रहते हैं, मरते नहीं है। पता नहीं तुम क्या रहेगा, एक बार हमको लिंक भेजना, हम देख लेंगे क्या है। अच्छा देखो, तो समझ आया कॉन्सेप्ट, यहाँ पे समझ आया मल्टी सेल और यूनिसेल क्या होता है। यूनिसेल मतलब एक सिंगल सेल वो खुद ही सारा काम कर लेगा, एक लाइफ प्रोसेस का जितना काम होता है, खाना पीना, ठीक है, एक से ज्यादा, एक से मतलब रिप्रोड्यूस करना, सब कुछ ये क्या कर लेगा, खुद ही कर लेगा। पर मल्टी सेल में क्या होगा, उसको हर काम करने के लिए एक अलग पार्ट चाहिए, एक अलग ऑर्गन चाहिए, एक अलग सेल चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना मल्टी सेल और ये हो गया अपना यूनिसेल। अब इसका एग्जांपल भी देखो, यूनिसेल का एग्जांपल क्या होता है, सबसे पहला एमियोबा, उसके बाद क्या है, पैरामोसियम, पैरामोसियम, और क्या होगा, बैक्टीरिया। और मल्टी सेल का एग्जांपल क्या होगा, फंगी, प्लांट एंड एनिमल। समझ में आया मल्टी सेल और यूनिसेल के बारे में पढ़ा, सेल क्या है, सेल को किसने डिस्कवर किया, सेल को क्यों बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, हमने ये सब डिस्कस किया। सेकंड हमने क्या किया, कितना टाइप के सेल होते हैं हमने वो भी पढ़ा, मल्टी सेल, यूनिसेल, ठीक है, हमने पढ़ा। अभी कुछ क्वेश्चंस जो बुक में आपका दिया है उसको उस पर हम डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन पेज नंबर 59 पे दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन, हु डिस्कवर सेल एंड हाउ, सेल को किसने डिस्कवर किया था और कैसे किया था। तो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और कैसे डिस्कवर किया था, माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया था। ये मत लिखना वरना स्कूल वाला बांध के मारेगा। ठीक है, देखो ये क्या लिखा है, इसका मतलब शैंपेन पिया है कभी, शैंपेन का बोतल में एक और ना ढक्कन टक टक करके खुलता है, देखा है। एक देखो कॉर्क एक प्लांट का, एक मतलब ट्री का एक पार्ट होता है, मतलब ट्री से जो वो मिलता है ना, जो उसका छाल निकलता है, उसी से ये कॉर्क बनता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, शैंपेन के बोतल के ऊपर रखा रहता है कि गिर ना जाए, और उसको खोलने के टाइम पे ऐसे ढक्कन से ऐसे खोला जाता है। तो वो कॉर्क को जब माइक्रोस्कोप में देखा, अच्छा इसमें दो क्वेश्चन है, हु डिस्कवर सेल, तो वो तो हो गया अपना रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल इन द ईयर 1665, यहाँ तक क्लियर है। अब उसने कैसे डिस्कवर किया, तो अगर लिखोगे यूजिंग माइक्रोस्कोप, करेक्ट है, माइक्रोस्कोप से ही देखा था, पर माइक्रोस्कोप में क्या देखा था वो भी तो बताना होगा ना। तो माइक्रोस्कोप में उसने देखा था, ही डिस्कवर, ही ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, किसको ऑब्जर्व किया, वो कॉर्क को, ठीक है, कॉर्क को उसने ऑब्जर्व किया, और क्या मिला, कॉर्क को ऑब्जर्व करने के बाद उसको बिल्डिंग ब्लॉक जैसा दिखा, इस टाइप का बिल्डिंग ब्लॉक जैसा दिखा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है उसको, कॉर्क में जब उसको, जिसने कॉर्क को मैग्नीफाई करके माइक्रोस्कोप से देखा, तो उसको क्या मिला, ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक जैसा मिला, ठीक है। अभी एग्जैक्ट डायग्राम तो यहाँ बन नहीं रहा, गूगल में एक बार देखने से मिल जाएगा, या तो कहीं दिया होगा तुम लोग का बुक में। अच्छा हाँ, पेज नंबर यहाँ पे दिया है 57 में दिया है, देखो जो सबसे यहाँ पे डायग्राम है, माइक्रोस्कोप के नीचे जो डायग्राम दिया है, देखो सेल ऑफ ए ओनियन पिल, देखो मिला, उसी टाइप का उसको कुछ स्ट्रक्चर दिखा जब उसने कॉर्क को माइक्रोस्कोप में देखा। तो इसका आंसर कंप्लीट कैसे होगा, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665, और कैसे डिस्कवर किया, ही यूज्ड टू ऑब्जर्व कॉर्क अंडर ए माइक्रोस्कोप एंड ही फाउंड बिल्डिंग ब्लॉक्स
like structure, ठीक है, which he named as cell, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, हु डिस्कवर सेल एंड हाउ। तो ये हमारा टीम आपको कांटेक्ट करेगी। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, चैप्टर 5 का। इससे पहले हमने अभी डिस्कस क्या किया, सेल के बारे में। सेल क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, पर सेल क्यों बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये तुम्हारा क्वेश्चन मिलेगा पेज नंबर 59 का क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को क्यों कहा जाता है, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है इसको, ठीक है। वही क्वेश्चन पूछा है, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या है, कि वो बेसिक क्यों है, फंडामेंटल क्यों जरूरी है हम लोग का लाइफ के लिए। तो सेल क्यों जरूरी है, इसका एकदम सिंपल सा आंसर है, सेल से ही तो सब कुछ होता है। तो जो जितना भी लिविंग बीइंग है इस अर्थ में, वो लोग किससे बने हैं, सेल से बने हैं। जैसे हर नॉन लिविंग थिंग किससे बना है, मैटर्स एंड पार्टिकल से बना है हम लोग, ठीक है, मतलब हम लोग सॉरी, जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है वो किससे बने हैं, मैटर्स एंड पार्टिकल, और जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स है सेल से बने। तो सेल इज द बेसिक, सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ सेल। ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, ऑल द नेसेसरी एक्टिविटीज लाइक रेस्पिरेशन, ठीक है, जो हम लोग सांस लेते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है, एक्सक्रेशन, ठीक है, जितना भी हम लोग का एक्टिविटी लाइफ चलाने के लिए जो एक्टिविटी चाहिए वो सब किसकी वजह से होता है, सेल के वजह से होता है, ठीक है। तो इसी के लिए सेल को क्या कहा जाता है, बेसिक, फंडामेंटल एंड बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आएगा। देखो मेन इसका 2 पॉइंट है। सबसे पहला, कि 2 पॉइंट को दिमाग में रखना। सबसे पहला, ऑल लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, सेंटेंस को ऐसे लिखना, सेल इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल लिविंग organism are made up of cell. Second point, all उसके बाद ऐसे लिखना, ऑल बेसिक लाइफ प्रोसेस सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ठीक है, आर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ सेल। फुल स्टॉप लगा देना, क्योंकि सारा जितना काम है, सांस लेना, डाइजेस्ट करना, सब कुछ किससे होता है, सेल से होता है। फुल स्टॉप, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखना, सो सेल इज कॉल्ड द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। बस समझ में आया। देखो सेल मेम्ब्रेन खत्म करके जाना है, थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसमें बहुत सारा अलग अलग टॉपिक मिलेगा। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे पहले हमने सेल के बारे में पढ़ा, ठीक है, सेल को क्यों बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, हमने ये सीखा। अब हम देखेंगे कि सेल का जो सबसे पहला हम लोग को जो मिलता है, जो पहला से पार्ट कह सको, ठीक है, जो पहला लेयर, पहला पार्ट जो भी बोलो, जो मिलता है उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या है और ये कैसे काम करता है, इस चीज को ध्यान से समझो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, देखो मान लो ये तुम्हारा सेल है ना, ये तुम्हारा सेल है, अंदर में अलग अलग कंपोनेंट होगा, इसका सेल का अंदर में अलग अलग कंपोनेंट होगा जो सेल को चलाता है, ठीक है। पर ये सेल का जो बॉर्डर है, जो बाउंड्री है, उसको क्या कहेंगे हम, प्लाज्मा, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका एक और नाम है, बुक में अगर देखोगे तो मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो अगर एग्जाम में आया व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, तो क्या लिखना होगा सबसे पहले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर, ये सेंटेंस नहीं बनता, आउटर कवरिंग ऑफ सेल, ठीक है, या आउटर लेयर ऑफ सेल। अगर लेयर लिख रहा है तो कवरिंग नहीं आता, उसके साथ कवरिंग लिख रहा है तो लेयर नहीं आता। समझ में आ रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर लेयर ऑफ सेल, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अच्छा, अब इसका काम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हम लोग समझ गए, जैसे हम लोग का बॉडी का जो आउटर कवर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्किन ही सबसे वो करके रखा है ना, प्रोटेक्ट भी करके रखा है और कवर भी करके रखा है हम लोग का सारा पार्ट्स को। सेल को किसने कवर करके रखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता चल गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। अब इसका काम क्या है, बॉडीगार्ड नहीं बोल सकता। बॉडीगार्ड तो देखो जैसे कि तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम को बोल सकता है बॉडीगार्ड, कि कुछ भी वायरस वगैरह आया तो वो उससे फाइट करेगा, तो वो हो गया 1 मिनट के लिए बॉडीगार्ड। ये क्या काम करेगा, बॉडीगार्ड नहीं बोल सकते, इसको एक टाइप का सिक्योरिटी गार्ड बोल सकते हैं। वेरी गुड। तो ये क्या काम किया, बॉडीगार्ड का काम किया या सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, ये सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, ठीक है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड गेट में खड़ा रहता है ना, वो तो बॉडीगार्ड नहीं, वो तो सिक्योरिटी गार्ड है।
कौन अंदर आएगा कौन अंदर अंदर जाएगा वो कौन डिसाइड करेगा? सिक्योरिटी गार्ड डिसाइड करेगा। तो ये जो काम है ये किसका काम करता है? सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। कैसे काम करता है कि कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा सेल का और कौन सा सब्सटेंस सेल का बाहर जाएगा वो कौन डिसाइड करता है? सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसका क्या काम हो सकता है? इसका एक और क्या काम हो सकता है? एक तो हमने देखा कि ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, मतलब ये सॉरी ये क्या करता है? कौन अंदर आएगा, कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा और कौन सा सब्सटेंस बाहर जाएगा वो डिसाइड करता है। अब सब्सटेंस में होगी जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हुआ, ये सब हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या अंदर आना चाहिए और क्या अंदर नहीं आना चाहिए। सेकंड इसका काम क्या है? सेकंड इसका देखो एक और काम है ना, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, ये जब इसको सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे हो तो सिक्योरिटी गार्ड का और काम क्या है? वो अंदर के लोगों को बाहर के लोगों से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हाँ, इसको भी बोल सकते हो ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द इनर कंपोनेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। ठीक है, अंदर का जो कंपोनेंट है उसको बाहर से प्रोटेक्ट करके रखता है कि नहीं? ये कवर है तभी तो अंदर का चीज प्रोटेक्ट है अंदर में। अगर ये कवर नहीं रहा तो अंदर का चीज प्रोटेक्टेड होगा? नहीं होगा। ठीक है, और एक और मेजर काम क्या है इसका कि सेल का जो कंपोनेंट है उसको बाहर, अगर मान लो ये ही नहीं रहा, ये जो सेल है जो कवर है ये नहीं रहा तो क्या होगा? ये सेल का सारा कंपोनेंट निकल के चले जाएंगे ना। सेल रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। जैसे अगर मान लो हम लोग का स्किन ही नहीं है तो सारा ब्लड निकल जाएगा ना। वैसे अगर ये कवर नहीं है तो क्या होगा? सारा जो ऑर्गेनल है, मतलब जो अंदर का जो पार्ट है वो सब क्या होगा? निकल के चला जाएगा। तो चार हमने अभी तक मेजर पॉइंट पढ़ा। सबसे पहला पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या है? क्या है वो? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ठीक है, इसका काम क्या है? काम के ऊपर हमने 3 पॉइंट पढ़ा। सबसे पहला काम क्या है? इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। और क्या पढ़ा हमने इसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में? इट अलाउज सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर अंदर जाएगा या बाहर आएगा वो डिसाइड ये करेगा। ठीक है, और एक पढ़ा था, इट प्रोटेक्ट द सेल हो गया। प्रोटेक्ट द सेल के साथ में एक और लिख देना, इट ऑल्सो ऑर्गेनाइज द सेल कंटेंट इन वन पोजीशन एंड डोंट लेट द कंटेंट टू स्प्रेड आउट। ठीक है, ये लिख सकते हो। ये लास्ट लाइन नहीं भी लिखने से चलेगा, पर मेन क्या है, इसको प्रोटेक्ट करता है बाहर के एनवायरनमेंट से। और थर्ड क्या है, अंदर और बाहर क्या आ रहा है और क्या जा रहा है उसको वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कैसे ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर और बाहर मूव होता है। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। हमारा टीम आपको कांटेक्ट करेगी। डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस क्या है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इससे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, तो सेल मेम्ब्रेन से ही जुड़ा टॉपिक है ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, हमने सेल मेम्ब्रेन या तो और क्या नाम है सेल मेम्ब्रेन का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, क्या है और उसका मेन काम क्या है, हमने ये सब देखा। ठीक है, तो क्या है सेल मेम्ब्रेन? एक आउटर कवर है सेल का। जो आउटर कवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे ये सेल है तो इसका जो आउटर कवर है इसका नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का काम प्रोटेक्ट करना सेल को, बाहर के एनवायरनमेंट से सेल को प्रोटेक्ट करना। और इसका काम क्या है? बाहर की चीज को अंदर और अंदर की चीज को बाहर जाने नहीं देना, परमिशन देना कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर निकल के आएगा, ये इसका काम है। तो ये जो हमने जो भी पॉइंट कहा ना कि कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा और कौन सा सब्सटेंस बाहर आएगा, इसी टॉपिक के ऊपर है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस समझ लो। डिफ्यूजन का अगर डेफिनेशन देखो बुक में लिखा है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब इसका मतलब तो समझ आया नहीं होगा। देखो मान लो इसका एग्जांपल ऐसा है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जैसे इसी को देखो, डिफ्यूजन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जिसमें सब अमाउंट या सब्सटेंस ज्यादा है उससे मूव होके कहाँ जाएगा? जहां पे वो कम है। जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, इस एक एग्जांपल दे रहा है, जैसे 2 कंटेनर है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन कम है। देख रहा है इसमें ऑक्सीजन फुल है और इसमें ऑक्सीजन कम है। अगर दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाए तो क्या होगा? जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है वहां से ऑक्सीजन क्या होना होगा? मूव होना स्टार्ट
स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ मूव होगा? जहां पे कम है, और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का लेवल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यही प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। तो अगर अब इसका डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका कि डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर। अब डिफ्यूजन होता किसके ऊपर है? डिफ्यूजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जहां पे ज्यादा है वहां से अगर कम, जहां ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन वहां से अगर मूव हो जहां पे कम कॉन्सेंट्रेशन है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। ऑक्सीजन अगर ऐसा कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। पर अगर वाटर यही काम अगर वाटर कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। समझ आया डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का बीच का मेजर डिफरेंस? काम दोनों का एक ही है कि फ्रॉम मूवमेंट फ्रॉम लोअर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां से मूव होगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे। पर डिफ्यूजन में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मूव होगा। ऑस्मोसिस में क्या होगा? वाटर मूव होगा। यहाँ तक क्लियर है सबका? ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मूव होगा? हम लोग का सराउंडिंग से मूव कहाँ होगा? लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। मतलब सराउंडिंग से कहाँ पे जाएगा? जहाँ कम है। जैसे प्लांट के लीफ में कम है ना, कम है ना। जैसे ये लीफ है, मान लो ये तुम्हारा लीफ हुआ, ठीक है, तो इसके अंदर जितना कार्बन डाइऑक्साइड है और इसके सराउंडिंग में जितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कहाँ है? सराउंडिंग में ज्यादा है, इसमें कम है। तो सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? पट्टे में। उसी तरह ऑक्सीजन, लीफ के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन होता है या सराउंडिंग में? लीफ के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन होता है, सराउंडिंग में कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो बनाता है ना, तो ऑक्सीजन बनाता है लीफ। तो इसमें ज्यादा है इसमें कम है, तो ऑक्सीजन क्या होगा? बाहर निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? अंदर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह वाटर का एग्जांपल, जैसे मान लो 2 कंटेनर है, ठीक है, अभी हम लोग ज्यादा डिटेल सेल वाला डिटेल में नहीं जा रहे, बस समझने के लिए बोल रहे हैं। जैसे 2 कंटेनर है, 2 कंटेनर को हम एक पाइप से कनेक्ट करके रखे हैं। इसमें मान लो फुल पानी है और इसमें हाफ पानी है, तो क्या ऐसे ही रहेगा या पानी एक बराबर होगा? पानी एक बराबर होने का ट्राई करेगा। जब तक जैसे ही पानी इक्वल हो गया क्या हो जाएगा? मूवमेंट बंद हो जाएगा। कहीं से कहीं पानी नहीं, इधर से पानी उधर जाना जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इसका काम ये, इसका एम क्या है मेन, कि जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे लेके जाना। क्यों? लेवल बराबर करने के लिए। समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ पे? डाउट है कुछ? किसी का डाउट नहीं है? अब देखो, अब क्या होगा? तुम लोग सोच रहे होगा कि ये दिखता है, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तो दिखता है, मतलब सॉरी ये तो दिखता ही नहीं है और ये हम लोग को दिखता है। ठीक है, वैसा नहीं, ये हम सिर्फ एग्जांपल लिया था तुम लोग को समझने के लिए, कि जैसे लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और उससे बाहर निकलेगा ऑक्सीजन। वैसी तरह 2 कंटेनर का एग्जांपल दिया था समझाने के लिए। मतलब अब असली में क्या होता है, देखो असली में क्या होता है, सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन ज्यादा है, क्या, क्योंकि हम लोग सेल पर है ना, तो सेल पे समझो, सेल का अंदर अगर ऑक्सीजन ज्यादा है, उसको अब वो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन को निकाल देगा। और सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन कम है तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को ले लेगा। कौन ये मूवमेंट को कौन अलाउ करेगा? ये मूवमेंट को अलाउ कौन करेगा? ये मूवमेंट को अलाउ कौन करेगा? तुम जाएगा, तुम अंदर आएगा, सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या किस में हेल्प करता है? हम लोग को गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, गैस को अंदर बाहर निकालने के लिए, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो, जो भी अंदर आएगा या बाहर जाएगा उसको कौन निकालेगा? डिफ्यूजन निकालेगा। यहाँ तक क्लियर है सबका? अब ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में वाटर मूव करता है। ठीक है, वाटर मूव ऐसा करता है, देखो जैसे मान लो सेल के अंदर में वही मूवमेंट जो यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो रहा है, ये भी नहीं दिख रहा था। और सेल के अंदर में कैसे वाटर मूव होगा वो भी हमें नहीं दिखेगा। तो मेन अभी हमारा जो फोकस है वो सिर्फ सेल के ऊपर है। ये तो हमने एग्जांपल लिया था समझने के लिए कंटेनर वगैरह का, पर मेन हमारा फोकस है सेल के ऊपर, कि सेल के अंदर जब वाटर जाएगा तब क्या होगा? सेल के अंदर वाटर जा रहा है ना, मतलब सेल के अंदर क्या है? वाटर कम है या ज्यादा है? कम है, इसलिए वाटर अंदर जा रहा है। और सेल से अगर वाटर बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? सेल के अंदर वाटर ज्यादा हो गया, इसलिए वो क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। समझ में आ रहा है? तो मेरे हिसाब से ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा तुम लोग का। कोई डाउट होने से तुम लोग हमसे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, और जो वीडियो देख रहे हो कुछ डाउट होने से कमेंट करना और अपना व्हाट्सएप नंबर वहां पिंग कर देना। तब हम उसके ऊपर जब डिटेल में वीडियो बनाएंगे आपको व्हाट्सएप में हम टैग कर देंगे, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी। तो वो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे क्लास 9 चैप्टर 5 साइंस का। ठीक है, तो इससे पहले हमने 2 टॉपिक डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफ्यूजन और
ऑस्मोसिस। हमने इससे पहले डिस्कस किया था डिफ्यूजन, और क्या डिस्कस किया था हमने, इन दोनों का काम क्या है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का जो मेन काम क्या है। अगर हम वापस से पूछे तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का जो मेन काम है वो क्या है, हायर से लोअर जाता है, मतलब जहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से मूव होके कहां पे जाता है, जहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है, ये तो हो गया सिमिलरिटी इन दोनों में कि क्या होता है इन दोनों में, हायर से लोअर जाता है। अब डिफरेंस कहाँ है इन दोनों में, इसमें गैस जाता है और इसमें वाटर जाता है। जैसे इसमें गैस जाता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये सब जाता है, और इसमें वाटर जाता है मतलब लिक्विड जाता है। ठीक है, यही मेजर डिफरेंस है। तो ये जो ऑस्मोसिस वाला जो पार्ट है ना, ऑस्मोसिस के रिलेटेड और 3 टॉपिक पे हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये जो ऑस्मोसिस हुआ, तो ऑस्मोसिस का एक लाइव एग्जांपल कैसे देख सकते हैं, प्लांट। प्लांट क्या करता है, प्लांट का जो रूट है वो क्या करता है, सॉइल से वाटर को खींचता है। क्यों खींचता है, क्योंकि वाटर सॉइल के अंदर ज्यादा पानी है ना। जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, और ये सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर में जो वाटर है वो ज्यादा है और ट्री के अंदर का वाटर कम है। तो ट्री में वाटर कम है, सॉइल में वाटर ज्यादा है, तो क्या करेगा, ये वाटर को खींचना शुरू करेगा ना, तो वाटर का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा ट्री के अंदर। तो ये भी क्या हुआ, एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। समझा, अगर एग्जाम में पूछे कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस, तो रूट्स ऑफ ट्री तुम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सब पूछ सकते हैं तुम लोग से। गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस, और ये बुक में भी दिया है, ये सेम एग्जांपल। ठीक है, अच्छा देखो, उससे रिलेटेड 2 टॉपिक है, एक हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो देखो हाइपोटोनिक में क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा ट्री और किसका एग्जांपल देखा, ग्राउंड का, मतलब ट्री का एग्जांपल था और ग्राउंड का एग्जांपल है। ट्री में वाटर कम था या ज्यादा, ट्री में लेस वाटर था और ग्राउंड में मोर वाटर था। तो मोर से कहा मूव हुआ, ग्राउंड से वाटर गया ना ट्री के अंदर, तो मोर से जहां पे ज्यादा था वाटर, वहां से कहा मूव हुआ, जहां पे वाटर कम था। ठीक है, उसी तरह, अच्छा इसमें जो ट्री और ग्राउंड का एग्जांपल था, ट्री और ग्राउंड में से इनसाइड कौन होगा और आउटसाइड कौन होगा, आउटसाइड एनवायरनमेंट कौन होगा और इनसाइड किसको बोल सकते हैं, इसको हम इनसाइड बोल सकते हैं ना, ट्री को हम इनसाइड बोल सकते हैं और ग्राउंड को आउटसाइड बोल सकते हैं। हाँ, ट्री को इनसाइड बोल सकते हैं क्योंकि ट्री के अंदर ही तो जा रहा है, ट्री के अंदर, ट्री को इनसाइड बोल सकते हैं और ग्राउंड को आउटसाइड बोल सकते हैं। उसी तरह अगर सेल के अंदर, क्योंकि ये ऑस्मोसिस का पार्ट है, तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये क्या होगा, ये ऑस्मोसिस का पार्ट है ना, तो क्या होगा इसमें, हट, ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर होता है ना। तो हम वाटर पे बात करेंगे। तो सेल के अंदर अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉरी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और आउटसाइड में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ध्यान से देखना, अगर सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है और आउटसाइड में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो मूवमेंट कहाँ होगा, आउटसाइड टू, आउटसाइड से मतलब बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर पानी जाना स्टार्ट होगा। क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, और बाहर में कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो क्या होगा, वाटर अंदर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आया। उसी तरह यहां आ जाओ, उसके बाद क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर सेल का वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू आउटसाइड, सेल के अंदर जितना वाटर है लगभग उतना ही वाटर बाहर में भी है, तो क्या होगा, मूवमेंट होगा क्या, तो क्या होगा, नो मूवमेंट। समझ में आया, मतलब सेल का जितना वाटर है वो बाहर में भी उतना ही वाटर है, तो क्या कुछ मूवमेंट होगा, कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा। और हाइपरटोनिक में क्या होगा, सेल के अंदर ज्यादा होगा और बाहर क्या होगा, बाहर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तब मूवमेंट कैसा होगा, सेल से पानी बाहर निकलना शुरू होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है और आउटसाइड सेल के बाहर क्या है, ज्यादा है, तो सेल के अंदर वाटर मूव होगा, आउटसाइड से सेल के अंदर मूवमेंट होगा। अगर इनकेस सेल और आउटसाइड में एक बराबर है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, तब क्या होगा,
कोई मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड बराबर है, वाटर किधर जाएगा, ठीक है। और हाइपरटोनिक में क्या है, सेल का अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का वो ज्यादा है और आउटसाइड में क्या है, कम है। तो क्या होगा, सेल के अंदर से पानी निकल के बाहर जाएगा, तो मूवमेंट होगा सेल टू आउटसाइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही एमसीक्यू वगैरह में, ठीक है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो मूव कर, नहीं ये तो मूव नहीं करेंगे, तो साथ में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। जैसे हमने अभी अभी समझा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, हज कर क्या करें वहां पे, ठीक है। तो सेल का जो आउटर लेयर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो भी बोलो, वो बनता किससे है, प्रोटीन से और लिपिड से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ ये पूछा जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है प्रोटीन से और लिपिड से, ठीक है। ये पॉइंट को याद रखना, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। जैसे मान लो हम लोग का ये जो स्किन है ये भी तो फ्लेक्सिबल है ना, जैसे करने से वैसे मूव हो जाता है। और अगर फ्लेक्सिबल नहीं होता तो थोड़ा जोर से दबाने से क्या क्या हो जाता, टूट जाता ना, ठीक है नहीं। तो जैसे हम लोग का आउटर कवर क्या है, स्किन है, वो भी फ्लेक्सिबल है। उसी तरह सेल का जो आउटर कवर है वो भी क्या है, बहुत फ्लेक्सिबल है। और फ्लेक्सिबल होने के कारण ही क्या है, वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, फ्लेक्सिबल एंड हेल्प इन एंगल्फ इट्स फूड। इसका मतलब, एंगल्फ का मतलब क्या समझते हैं, निकलना, बाहर निकल जाना, गेट आउट। अच्छा निकलना, नहीं निकलना नहीं। देखो सेल के पास कोई मुंह या गला नहीं है निकलने के लिए, ये सेल ऐसे ही है। मान लो ये एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे एमियोबा का। तो मान लो ये एक एमियोबा है। अब इसका यहाँ पे अगर ये इसका खाना है ना, तो ये क्या करेगा, ये पहले इसको इसके पास ऐसे करके जाएगा, ठीक है। इसको इसके पास हल्का सा ऐसे करके जाएगा, मूव करेगा। उसके बाद क्या करेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या करेगा, वो इस फूड को अपने अंदर ले लेगा। मतलब पहले उसका फूड बाहर था, वो फूड के पास गया, फूड के पास जाके अपना मुंह ऐसे किया, मतलब मुंह नहीं गया एक्चुअली, मुंह तो होता नहीं है वो लोग के पास। क्या क्या होता है वो लोग का, जो सेल मेंबर है उसी को ऐसा शेप में ले गया, मतलब ऐसे ले जाके थोड़ा पास आया, कवर किया और लास्ट में उसको अपने फूड को खा लिया। क्योंकि ये लोग के पास खुद का कुछ स्पेशल ऑर्गन नहीं है, मुंह या गला या पेट नहीं है, तो ये लोग खाना ऐसे खाते। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, सॉरी, ये जो हम लोग, ये जो एन ये जो लिखा है यहाँ पे एनगल्फ, एनगल्फ का मतलब होता है किसी चीज को सराउंड करना, किसी को घेर लेना। तो ये फूड को क्या घेर के गया ना, ठीक है। तो एंगल्फ का मतलब वही होता है, हेल्प इन एंगल्फ इट फूड, मतलब खाना वाना को घेर के खाने में इसको हेल्प करता है। और ये जो, अच्छा यहाँ पे देखो एक और चीज लिखा है, फॉर एग्जाम्पल एम्योबा, एम्योबा का एग्जाम्पल जो हम लोग अभी देखा उसी का एग्जाम्पल यहाँ दिया है। एम्योबा भी ऐसे ही खाता है, पहले जाएगा फूड को घेरेगा, चारों तरफ से घेरने के बाद उसको खा के हजम कर दिया, ठीक है। और ये जो किया जाता है इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एंडोसाइटोसिस। इसको याद रखना, ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता किससे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है प्रोटीन से और लिपिड से। और ये जो एम्यूबा जो अपना खाना खाता है, जिस प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जो एंगल्फ जो घेर के जो खाना खाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इस पे ध्यान देना, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा जाएगा, ठीक है। एम्यूबा ऑब्टेन इट फूड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। अब एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिए, तुमको टिक करना होगा, एंडोसाइटोसिस। टीम आपको कांटेक्ट करेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक पे सेल वॉल, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं तो उसका और एक क्या नाम है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या था, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, वेरी गुड। जैसे मान लो ये सेल है, इसका जो आउटर कवर है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। यहां तक तो समझ में आता है। अब सेल वॉल क्या है, सेल वॉल इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। सेल वॉल तो सबसे लास्ट का कवर है, पर उसके ऊपर का जो कवर है, अगर उसके ऊपर भी कुछ कवर लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल, ठीक है। पर एक और चीज देखना यहाँ पे, आउटर कवर ऑफ
प्लांट सेल, ये एनिमल सेल में नहीं मिलता है, सिर्फ कहाँ पे मिलता है, प्लांट सेल। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो अपना पी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या था, फ्लेक्सिबल था। जैसे हम लोग एनिमल का स्किन क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, हम लोग का स्किन फ्लेक्सिबल है। पर प्लांट का स्किन क्या ऐसा फ्लेक्सिबल है, हम लोग जैसा फ्लेक्सिबल होता है क्या, नहीं होता है। उसका जो आउटर कवर है वो क्या होता है, हार्ड होता है। देखा ना प्लांट का, प्लांट बोलो, फ्रूट्स बोलो, जो भी वेजिटेबल जो भी बोलो, उस सब का आउटर कवर क्या होता है, हार्ड होता है। हार्ड किसकी वजह से होता है, इस सेल वॉल की वजह से होता है। तो इससे क्या समझ आया, सेल वॉल कहाँ पे मिलेगा हमें, सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट सेल इज ओनली फाउंड इन, सॉरी, सेल वॉल इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। ये पॉइंट को याद रखना। सेकंड क्या है पॉइंट अपना, देखो रिजिड आउटर कवर। रिजिड का मतलब क्या, हम लोग पढ़े थे चैप्टर 1 में पढ़ा था हम लोग, सॉलिड था रिजिड, इसका मतलब क्या होता है रिजिड, अरे खुशी, हार्ड, ठीक है, हार्ड, टफ, टाइट, ठोस, समझ में आ रहा है। तो क्या होता है, जो आउटर सेल होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। और हार्ड होने हार्ड, ये आउटर सेल, तो प्लांट का आउटर सेल क्या है, सेल वॉल, और सेल वॉल क्या होता है, रिजिड, मतलब हार्ड होता है। और इसी के लिए देखो कोई भी प्लांट को देखो, उसका जो आउटर कवर है वो क्या होता है, हार्ड मिलेगा, ठीक है। चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, आउटर कवर हमेशा क्या होता है, हार्ड होता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या, ये सेल वॉल बनता किससे है, किससे बनता है, सेलुलस से बनता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना था, लिपिड्स और प्रोटीन से बना था। और सेल वॉल किससे बनता है, सेलुलोज से। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, सेलुलोज से ही सेल वॉल बनता है। और लास्ट टॉपिक क्या लिखा है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट। तो प्लांट देखो, प्लांट क्या है, प्लांट मूव नहीं कर सकता, एक ही जगह में फिक्स रहता है, तो इसीलिए उसको हार्ड होना बहुत जरूरी है, उसको हार्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मूव नहीं हो सकता। उसको बाहर के एक्सटर्नल फोर्स से बचने के लिए क्या होना चाहिए, उसका आउटर कवर हार्ड होना चाहिए। तो इसीलिए सेल वॉल प्लांट सेल में मिलता है, क्योंकि वो हार्ड होकर रहे और उसको क्या करे, प्रोटेक्ट करे। और वो जो खड़ा होने के लिए उसको जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो ताकत चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करता है, इसका सेल वॉल। समझ में आया, अभी समझ में आया क्यों एनिमल का स्किन और मतलब एनिमल का आउटर कवर मतलब स्किन और प्लांट का आउटर कवर में थोड़ा डिफरेंस होता है। प्लांट वाला हार्ड होता है और एनिमल का सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है। किस लिए होता है, क्योंकि प्लांट के पास क्या है, सेल वॉल, और एनिमल के पास क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसका एक और नाम क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन। तो मेरे सबसे सेल वॉल पूरा समझ में आ चुका होगा। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है न्यूक्लियस, ठीक है। तो इससे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो है न्यूक्लियस। जिस तरह एक कंप्यूटर का सबसे मेन कंपोनेंट उसका सीपीयू होता है, एक ह्यूमन ब्रेन में क्या, एक ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, उसका मेन पार्ट उसका ब्रेन होता है। उसी तरह एक सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस को हम क्या कह सकते हैं, ब्रेन और कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। मतलब सेल को कौन चलाता है, अगर कहा जाए सेल को, उसका न्यूक्लियस ही चलाता है। उसका जो भी मेन काम है वो सारा किसकी वजह से होता है, सेल की वजह से होता है। समझ में आ रहा है, मतलब उसका ब्रेन भी है, और उसको जो चलाएगा, सेल काम कैसे करेगा, वो सब कौन करेगा, न्यूक्लियस, ठीक है। तो सेल अगर ऐसा दिखता है मान लो, तो न्यूक्लियस उसके बीच में तुम्हें मिलेगा, ठीक है। और जब सेल डिवाइड होगा, मतलब सेल रिप्रोड्यूस कैसे करता है, डिवाइड हो जाता है ना। जैसे ये एक सेल है, ये रिप्रोड्यूस करने के टाइम पे क्या करेगा, ठीक है। और जब डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने के टाइम पे उसका न्यूक्लियस भी दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक अलग सेल बन गया और ये एक अलग सेल बन गया, तो क्या डिवाइड हुआ साथ में, न्यूक्लियस भी डिवाइड हुआ। न्यूक्लियस डिवाइड अगर नहीं हुआ, तो जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा वो सेल खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो सेल, न्यूक्लियस क्या है, सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का डेफिनेशन कैसे लिखोगे, न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉन एज नहीं बोल सकता, सेल को ब्रेन नहीं कहा जा सकता। इट एक्ट एज ए ब्रेन
और कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, क्योंकि ये जैसे सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम लोग बोलते हैं ना, वैसे न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ सेल नहीं कहा जाता, पर लिखने के लिए कैसे कैसे इट कैन बी कंसीडर्ड एज ब्रेन और कंट्रोल सेंटर। हम लोग इसको ऐसा सोच सकते हैं कि वो ब्रेन है नहीं तो कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। अच्छा, अब ये सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से कौन बचा के रखा है, इसका सेल वॉल। उसी तरह इस न्यूक्लियस को इस सेल के कंटेंट से कौन बचा के रखा है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो सेल को बचा के रखता है सेल वॉल, नहीं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं तो सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। न्यूक्लियस को कौन बचा के रखा है, ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर में क्या है, फ्लूइड है ना। फ्लूइड मतलब क्या, लिक्विड जेली जेली जैसा सब्सटेंस है इसके अंदर, ठीक है। इस सेल के अंदर में जेली जैसा कुछ सब्सटेंस है। अब ये जेली जैसा सब्सटेंस को न्यूक्लियस और न्यूक्लियस को कौन सेपरेट करके रखा है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सेपरेट करके रखा है, ठीक है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये जो इसका आउटर कवर है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को कैसे डिफाइन करोगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज द आउटर कवर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस का लास्ट का कवर ही हुआ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। उसके बाद कंटेंट क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर में क्या मिलता है, क्रोमोसोम्स मिलता है, ठीक है। याद रखना, इसका स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो ये मिट गया, चलो अलग बात है, ठीक है। तो इसको देख लेना, क्रोमोसोम्स का स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। क्रोमोसोम्स कहाँ मिलता है, कहाँ मिलेगा क्रोमोसोम्स हमें, सेल के न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। और क्रोमोसोम्स के अंदर में क्या होता है, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, इनहेरिटेंस वो चीज जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है, समझ में आ रहा है। जैसे कि हाँ जीन्स, जीन्स, हाँ जीन्स बोल सकते हो। मतलब देखो इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब पहले समझ लो। इनहेरिटेंस का मतलब होता है वो कैरेक्टर या वो चीज जो हमें अपने पेरेंट्स से विरासत में मिला है, विरासत समझ सकते हो इसे, ठीक है। जैसे पेरेंट्स के बाद जो घर या प्रॉपर्टी या जो भी चीज है, बैंक बैलेंस जो भी है, उसका अधिकार उसका किसके ऊपर होगा, उसका बेटा या बेटी के ऊपर होगा, ठीक है। मैं ऐसे उंगली दिखाने की जरूरत नहीं है तो ठीक है, तो उसी को कहा जाता है इनहेरिटेंस। तो तुम्हारे पेरेंट, मूव करते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे हम पढ़े थे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। सेल का जो सबसे मेन पार्ट है वो कौन है, न्यूक्लियस, ठीक है। सेल को कैसे चलना है, उसका काम क्या है, उसका कैरेक्टर क्या होगा, वो सब कौन डिफाइन करता है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के में भी न्यूक्लियस के हिसाब से दो टाइप का हमें सेल मिलता है, ठीक है। पहला सेल का नाम देखो क्या लिखा है, इसको प्रोनाउंस करो पहले, प्रो, और सेकंड वाला का नाम क्या है, यूकैरियोटिस, ठीक है। प्रोकैरियोटिस एंड यूकैरियोटिस। ये किस में मिलता है हमें, बैक्टीरिया में। और जो हमारा प्लांट और एनिमल सेल है वो किस टाइप का है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जैसे मान लो ये अपना सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस। अब किसी सेल में ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, देखो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में इतना कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हमें नहीं मिलते। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं मिलने के कारण क्या होगा, जैसे मान लो ये एग है और एग का बीच का ये तुम्हारा जो येलो वाला जो पार्ट होता है ना, वैसा समझ लो, एग का बीच का येलो वाला पार्ट है। अगर इसको चम्मच से ऐसा करके स्प्रेड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा सेल में मिल जाएगा ना। तो जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है उसमें न्यूक्लियस का जगह क्या होता है, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है इसमें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस एसिड होता है। समझ में आ रहा है बात, एक बार फिर से रिपीट करें। न्यूक्लियस समझ में आया था, न्यूक्लियस के बेसिस पे कितना टाइप का सेल होगा, दो टाइप का। पहला वाला सेल का नाम क्या है, प्रोकैरियोटिक, और सेकंड वाले का नाम यूकैरियोटिक, ठीक है। ये सेल किसमें मिलता है, बैक्टीरिया में मिलता है, और ये वाला सेल किसमें मिलता है, प्लांट और एनिमल में। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, ये जो सेल होगा इसका सेल का जो न्यूक्लियस पार्ट वाला जो पार्ट है उसमें मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब कोई कवर नहीं है, मिला हुआ है सेल का बाकी का जो ये जो जेली वाला पार्ट है इसके साथ, और ये सेल मिला हुआ है, ठीक है। मतलब ये सेल का जो अलग पार्ट है जेली जैसा, उसके साथ ये मेम्ब्रेन मिला हुआ है, ठीक है। और ऐसा सेल का न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। और इस वाले सेल को हम
इस वाले सेल को हम क्या बोलेंगे, सीधा न्यूक्लियस बोलेंगे। समझ में आ रहा है। अब जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता उसका न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोइड। और जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, एक अच्छा न्यूक्लियस मिल गया, उसको हम सीधा क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। ठीक है, देखो बस ये याद रखना, इस वाले सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियस होता है पर क्योंकि अच्छे से नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, कोई कोई शेप नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है। मतलब मान लो एक ऐसा फील्ड है, मान लो तुम्हारा एक ऐसा फील्ड है, उसमें तुम्हारा बिसांडो का कौन सा हिस्सा है, टपसीर का कौन सा हिस्सा है, वो बॉर्डर करने के बाद ही पता चलेगा ना कि ये घर बिसांडो का, ये घर टपसीर का है। ये मान लो एक जमीन है, एक एक घर खरीदा बिसांडो, एक घर खरीदा टपसीर। अब कौन किसका घर है वो कैसे मालूम चलेगा, बाउंड्री वाल करने से मालूम चलेगा। अगर बाउंड्री वाल ही नहीं है तो पता चलेगा कि कौन सा टपसीर का है, कौन सा बिसांडो का है, नहीं मालूम चलेगा ना। तो जिसमें बाउंड्री वाल नहीं है वो कौन सा टाइप का सेल है, उस न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। और वो सेल को का नाम क्या है, और जिसमें बाउंड्री वाल किया हुआ है, जिसमें पता है कि ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये अलग अलग इसका पार्ट है, उसको उस टाइप का सेल को क्या बोलेंगे, और उसका न्यूक्लियस का नाम क्या बोलेंगे, सीधा न्यूक्लियस बोलेंगे। समझ में आया, कोई डाउट है इसमें। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, साइटोप्लाज्म। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, डीएनए, ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ा, ठीक है, अलग, हाँ, अलग अलग टाइप सेल के टाइप के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म देखो, साइटोप्लाज्म कुछ नहीं, बस देखो मान लो ये देखो, ये अपना सेल हुआ ना, ये अपना सेल है, सेल का अंदर क्या मिलेगा, सबसे मेन पार्ट क्या है उसका, न्यूक्लियस। अब अच्छा ये क्या है पहले बताओ, ये जो हमने ड्राइंग किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका जो आउटर कवर है जो सेल को बाउंड करके रखता है, और ये हो गया इसका न्यूक्लियस। अब इसके अलावा जो ये बीच का जो पार्ट है, ये क्या है, ये जेली जैसा पार्ट है तुम्हारा, ठीक है, ये जो पार्ट है, ये बीच का जो पार्ट है, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग गोल्गी एपरेटस वगैरह बहुत सारे पार्ट हैं सेल के अंदर, जो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो वो सारे जो पार्ट है वो कहाँ होंगे, इस सेल के बीच में, ये मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बाद जो स्पेस बचा उसमें होंगे। तो वो जो स्पेस जो बचा है वो जेली जैसा सब्सटेंस होता है, ये जो यहाँ पे कलर किया है ना, तो ये जेली टाइप का सब्सटेंस होता है। इसी जेली टाइप का सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसलिए इसका डेफिनेशन में क्या लिखा है देखो, जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल कंटेन ऑल द अदर कंपोनेंट इन इट। मतलब ये न्यूक्लियस भी है वो किसके अंदर है बताओ, ये तो एक सेल हो गया, सेल को कवर करके रखा है इसका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, जो मेन सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट है वो क्या मिलेगा, नहीं सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट है वो क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियस वगैरह जो भी है सब सब किसके अंदर मिलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो व्हाट इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल दैट कंटेन अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल इन इट, ठीक है, बस एकदम सिंपल सा डेफिनेशन, इसमें और कुछ सोचने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है अपना सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ट्राई करूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरा क्लियर हो जाए। तो देखो सेल ऑर्गेनेल्स अगर बोला जाए, सेल ऑर्गेनेल्स को समझने से पहले एक ह्यूमन बॉडी को देखते हैं। जैसे ये एक ह्यूमन बॉडी, ये इसका हाथ, इसका पैर, ये इसका आंख नाक, और ये इसका मुंह। तो एक ह्यूमन बॉडी में अलग अलग पार्ट अलग अलग काम के लिए, ह्यूमन बॉडी में अलग अलग पार्ट अलग अलग काम के लिए डेडिकेट किया रहता है। जैसे आंख का काम देखना है, ठीक है, उसी तरह नाक का काम क्या है, सूंघना, कान का काम है सुनना, हाथ का काम सामान उठाना, पैर का काम है चलना। उसी तरह जैसे एक ह्यूमन बॉडी में हर एक अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम डिसाइड किया हुआ रहता है, सेम उसी तरह एक सेल ऑर्गेनल्स अगर हम बोले तो सेल ऑर्गेनल्स के अंदर में जो पार्ट होंगे, जैसे मान लो ये हो गया अपना न्यूक्लियस, ये सेल का क्या है, ये सेल का है न्यूक्लियस। उसी तरह मान लो एक सेल का है राइबोसोम्स, कोई सेल का है प्लास्टिसाइड, कोई सेल का है अलग अलग पार्ट है, समझ लो हर एक पार्ट का अलग अलग काम है। क्या काम है वो हम डिस्कस करेंगे, भी आने वाले टॉपिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो और आप अगर इस सीरीज को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्लास 9 का साइंस जो सीरीज चल रहा है अपना, इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख के पूरे स्टार्टिंग से आप एंड तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो इस बुक का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल देखना, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां चेक कर लो। और अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको अगर मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना, 1-to-1 इंटरेक्शन करना है, तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कॉल करके मुझसे डिटेल में आप जान सकते हो, कोई भी टॉपिक को समझ सकते हो, या कोई टॉपिक आप अगर रिक्वेस्ट करना है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, उस टॉपिक पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब एक ट्रांजेक्शन टाइप का लगा देना वहां। तो
तो कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक पे। तो सेल ऑर्गेनल्स मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा। वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे एक ह्यूमन बॉडी में अलग अलग पार्ट का काम अलग अलग काम को सपोर्ट करना है, उसी तरह सेल के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होंगे। उन सभी को अगर हम एक साथ एक टर्म में कहें तो वो क्या होगा, सेल ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर एक क्लास में बहुत सारे, कोई लड़का कोई लड़की, ठीक है, किसी का नाम राम, किसी का श्याम, किसी का गीता, किसी का सीता, अगर हम उसको एक साथ बोलना चाहे तो हम क्या बोलेंगे, उसका एक स्टूडेंट बोल के बोलेंगे। उसी तरह एक सेल के जो अलग अलग पार्ट्स होंगे उसको अगर हम एक साथ समराइज करके अगर बोले तो क्या हम बोलेंगे, सेल ऑर्गेनिज्म। तो मेरे हिसाब से ये सेल ऑर्गेनिज्म वाला जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर तब भी कोई डाउट है तो मैंने कहा आप कमेंट कीजिए, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया, उस पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स को स्किप करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को स्किप करने का कारण ये है कि ये थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, एक्सप्लेन करने में ये थोड़ा टफ होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे कि इसके बाद आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑफ सेल। ठीक है, सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट, जो सब्सटेंस को यहाँ से वहां ले जाने वाला जो काम है और जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला काम है वो कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो जैसे कि एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन का एक अलग सेक्शन होता है जिसमें जो अपना जो गुड्स है वो प्रोड्यूस होता है, उसको बनाया जाता है, फिर वो बनाने के बाद उसको पैकेजिंग तक लाया जाता है, फिर पैक करके डिलीवर करा जाता है। तो इसमें अलग अलग सेक्शन हमें देखने को मिलता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का एक अलग सेक्टर हो गया जो जो गुड्स को बनाएगा, उसको डिलीवर करके ले जाएगा, पैकेजिंग तक पैकेज होगा और उसके बाद आउट फॉर डिलीवरी हो जाएगा वो। उसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखो क्या है, ये अपना ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेक्शन को क्या कहा जाता है, सेल के अंदर बोले जो ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको कैसे याद रखो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑफ द सेल। क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑफ द सेल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। अब कैसे काम करता है क्या है हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वापस एक बार रिकॉल हो जाए, व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज द ट्रांसपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑफ द सेल। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन अपना क्लियर हो गया। उसके बाद कितना टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है, पहला देखो, पहला होता है अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड क्या होता है अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, सबसे पहले ये रफ और स्मूथ कहां से आ गया, तो जब हम माइक्रोस्कोप में सेल को देखेंगे तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला जो सेक्शन है वो कैसा दिखेगा, वो रफ दिखेगा। इसी के लिए इसका नाम पड़ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला जो सेक्शन है, जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो देखने में बहुत स्मूथ लगेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मेरे हिसाब से आपका एक और आपको अपने आंसर में पॉइंट ऐड करने वाला एक टॉपिक मिल गया। जैसे कि अगर कोई पूछे व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो सबसे पहला आंसर क्या होगा, इट इज द ट्रांसपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑफ द सेल। देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आप लोग का सबका क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो जो भी डाउट है वो कमेंट में पूछो, कमेंट में डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। अच्छा, अब देखो रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में डिफरेंस क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, हैव टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या है, राइबोसोम्स। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या है, नो राइबोसोम्स, उसके पास कोई राइबोसोम्स नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना, राइबोसोम्स किसके पास है, स्मूथ के पास है या रफ वाले के पास है, रफ वाले के पास क्या है, अपना राइबोसोम्स है। ठीक है, अब रफ वाले का काम क्या है, मेक प्रोटीन। क्या बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है प्रोटीन। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, वो बनाता है फैट्स। अगर फैट्स बनाना है सेल के अंदर तो कौन बना के देगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और प्रोटीन बनाना है तो कौन बना के देगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको अगर हम समराइज करें तो क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, प्रोटीन मेकिंग सेक्शन ऑफ द सेल। मतलब जो प्रोटीन बनाएगा, जो सेल के अंदर जो प्रोटीन बनाया जाएगा वो कौन बना के देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बनाएगा ही, पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा सेक्शन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके पास राइबोसोम्स है, सॉरी राइबोसोम्स है, वो क्या बना के देगा, प्रोटीन बना के देगा। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके पास राइबोसोम्स नहीं है, वो क्या बना के देगा, वो फैट बना के देगा। ठीक है, हेल्प इन, और उसका एक और काम क्या है देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब सेल के अंदर में जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको क्या करेगा, वो निकाल देगा, सेल के अंदर से वो उसको निकाल देगा। तो इसका दो काम हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ही काम है, उसका काम है सिर्फ प्रोटीन बनाना। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, उसका दो काम है, सबसे पहले फैट बनाना और क्या बनाना, उस सेल को डिटॉक्सिफाई करना, मतलब हार्मफुल सब्सटेंस को निकाल देना। ठीक है, तो इसको अगर हम समराइज करें तो फैट मेकिंग एंड क्लीनिंग सेक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। अब
से अब कॉन्सेप्ट अगर बेस अगर आपका क्वेश्चन आता है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि राइबोसोम्स किस में मिलता है, रफ में मिलता है या स्मूथ वाले में मिलता है, तो किस में मिलता है, रफ वाले में मिलता है। समझ में आ रहा है? तो मेरे हिसाब से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। चलो एक बार फिर से वापस रिवीजन हो जाए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑफ द सेल, कोई भी सब्सटेंस को बनाना और उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये किसका काम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। कितना टाइप का है? दो टाइप का है, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक का काम क्या है? क्या होता है उसके पास होता है राइबोसोम्स, और वो क्या बनाता है? वो बनाता है प्रोटीन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक सॉरी स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होता है? उसके पास राइबोसोम्स नहीं होता और वो क्या बनाता है? वो फैट बनाता है। ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम क्या है कि वो डिटॉक्सिफाई करता है सेल को, मतलब जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको निकालता है। तो मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो चुका होगा टॉपिक पे, जो कि है गोल्गी एपरेटस। सो गोल्गी एपरेटस को डिस्कस करेंगे, गोल्गी एपरेटस के बारे में समझेंगे, और आपका जो भी डाउट है अभी तक इस गोल्गी एपरेटस के लेके हम उसको सबको क्लियर करने को ट्राई करेंगे। सो सबसे पहले गोल्गी एपरेटस को डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि गोल्गी एपरेटस को किसने खोजा था। ठीक है, उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद जाएंगे कि गोल्गी एपरेटस क्या है और उसका काम क्या है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गोल्गी एपरेटस को किसने डिस्कवर किया था? सो गोल्गी एपरेटस को किसने डिस्कस किया था? सॉरी सो गोल्गी एपरेटस को किसने डिस्कवर किया था? गोल्गी एपरेटस को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी। और क्योंकि कैमिलो गोल्गी का नाम को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो गोल्गी एपरेटस नाम पड़ा वो किसकी वजह से पड़ा। इसका जो फाउंडर है, फाउंडर नहीं कह सकते उसको, इसको जिसने खोज के निकाला, जिसने सबसे पहले गोल्गी एपरेटस को देखा था कि हाँ अच्छा, एक सेल के अंदर गोल्गी एपरेटस बोल के भी कुछ सेगमेंट, कुछ सेक्टर होता है। तो वो गोल्गी एपरेटस को जब उसने खोजा था, सबसे पहले जिसने नोटिस किया था उसका नाम क्या था? कैमिल उसका नाम क्या था? कैमिलो गोल्गी। तो कैमिलो गोल्गी, इसी के ऊपर इसका नाम क्या पड़ गया? गोल्गी एपरेटस। मेरे हिसाब से ये आपका, मेरे हिसाब से वाला लाइन तो काटना। तो ये जो कैमिलो गोल्गी है, क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो कि आता है, हु डिस्कवर्ड गेल्गी। यहाँ से फिर से रिटेक लेते हैं। तो मूव करते अपने न्यू टॉपिक पे, जो कि है अपना गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस क्या है, ठीक है, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट्स को देखेंगे कि गोल्गी एपरेटस के बारे में आपका कोई भी डाउट आपका ना बचे। तो सबसे पहले देखते हैं गोल्गी एपरेटस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। तो गोल्गी एपरेटस को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने। कैमिलो गोल्गी। तो ये नाम देख के आपको ये मालूम चल गया होगा कि इस गोल्गी एपरेटस का जो नाम है वो किसके ऊपर पड़ा था। कैमिलो गोल्गी ने सबसे पहले देखा था कि एक सेल के अंदर गोल्गी एपरेटस जैसा भी कुछ होता है, तो वो सबसे पहले देखा था कैमिलो गोल्गी ने, और उसने इन्हीं के नाम के ऊपर, गोल्गी के ऊपर पड़ गया इनका, इस कंपोनेंट का नाम क्या पड़ गया? गोल्गी एपरेटस का नाम पड़ गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से, सॉरी मेरे हिसाब से वापस से करना। सो ये जो क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड गोल्गी एपरेटस, एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था हु डिस्कवर्ड सेल, उसके बाद हमने देखा था हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन सेल। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, हु डिस्कवर्ड गोल्गी एपरेटस। तो कौन डिस्कवर किया था गोल्गी एपरेटस को? कैमिलो गोल्गी। ये क्वेश्चन याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, नहीं तो अगर आपका स्कूल में अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देने का अगर बीमारी है तो ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि हु डिस्कवर्ड गोल्गी एपरेटस। तो कैमिलो गोल्गी डिस्कवर्ड गोल्गी एपरेटस। यहाँ तक क्लियर है? अब हम देखेंगे कि गोल्गी एपरेटस को किसने डिस्कवर किया, हमने देखा। अब गोल्गी एपरेटस का काम क्या है? गोल्गी एपरेटस जो है, जो सेल के अंदर मिलेगा, उसका काम क्या है? तो उसका सबसे मेन काम है स्टोर, मॉडिफाई एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड। तो इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है स्टोर करना, मॉडिफाई करना और ट्रांसपोर्ट करना। किसको? प्रोटीन और फैट को। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू में पूछा जाता है बार बार। क्लास 9 सेवा कोर्स में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि डैश ट्रांसपोर्ट फैट एंड प्रोटीन इनसाइड द सेल। तो आंसर क्या होगा? गोल्गी एपरेटस। या तो पूछा जाएगा व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस, तो आप लिख सकते हो कि स्टोर, मॉडिफाई और ट्रांसपोर्ट फैट एंड प्रोटीन इनसाइड द सेल। तो यही जो मेन काम है गोल्गी एपरेटस का, जो मेन काम है वो यही है कि वो फैट को स्टोर करेगा, फैट को ट्रांसफर करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा यहाँ से वहां, और क्या करेगा वो फैट को, फैट और प्रोटीन्स को, सॉरी सिर्फ फैट नहीं प्रोटीन्स भी आता है उसमें,
तो स्टोर करेगा उसको मॉडिफाई, मतलब उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करेगा, सॉरी अपने हिसाब से मॉडिफाई करने वाला नहीं, तो क्या करेगा वो स्टोर करेगा प्रोटीन को, मॉडिफाई करेगा और क्या करेगा एक जगह से दूसरी जगह जहां भी प्रोटीन या फैट का रिक्वायरमेंट है वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। कौन करके देगा? गोल्गी अपरेटस। तो गोल्गी अपरेटस इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन आता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि गोल्गी अपरेटस को किसने डिस्कवर किया था? तो किसने किया था? कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था गोल्गी अपरेटस को। और सेकंड जो सबसे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्गी अपरेटस का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? तो गोल्गी अपरेटस का मेन फंक्शन है स्टोर, मॉडिफाई एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड फैट्स। तो प्रोटीन और फैट को स्टोर, ट्रांसपोर्ट या मॉडिफाई कौन करता है? गोल्गी अपरेटस। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको मार्क करके 64 से देखना। तो आप पेज नंबर 64 में देखो, पेज नंबर 64 में आपका लिखा होगा कि गोल्गी अपरेटस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स क्या है? ठीक है, उसको नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि अपना नेक्स्ट टॉपिक ही लाइसोसोम्स के ऊपर है, तो वो क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है, सेल के लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ गोल्गी अपरेटस को समझो कि गोल्गी अपरेटस को किसने डिस्कवर किया था और उसका मेन काम क्या है। तो मेरे हिसाब से गोल्गी अपरेटस वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो डाउट था, वो आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन को यूज करो, नहीं तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है, ठीक है, उसका मेन काम क्या है और वो सेल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब हम अभी डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका लाइसोसोम्स के ऊपर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइसोसोम्स है क्या। तो लाइसोसोम्स आप कह सकते हैं सेल के अंदर अगर कोई वेस्ट डिस्पोजल, अगर कोई मटेरियल पाया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे लाइसोसोम्स। जैसे कि देखो, मान लो ये अपना सेल है, ये है अपना सेल, ये उसका न्यूक्लियस। अब मान लो कोई हार्मफुल पार्टिकल्स इस सेल के अंदर एंटर हुआ, ये है वो हार्मफुल पार्टिकल जो सेल के अंदर एंटर हुआ, जो सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या वायरस, आप कुछ भी समझ लो, जो हार्मफुल सब्सटेंस है सेल के लिए जो हानिकारक है, वो सेल के अंदर एंटर हो गया। अब सेल क्या करेगा? सेल इससे कैसे बचेगा? सेल क्या करेगा? सेल का जो लाइसोसोम्स है वो जाएंगे इसके पास और इसको खा के खत्म कर देंगे। सो यही काम है लाइसोसोम्स का। तो लाइसोसोम्स को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो, उसका डेफिनेशन चाहिए, तो लाइसोसोम्स आर क्लीनिंग, सॉरी, तो क्या आप बोल सकते हो इसका, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? इसको डिफाइन कर सकते हो, लाइसोसोम्स आर क्लीनिंग सिस्टम ऑफ द सेल। मतलब सेल का अंदर में जो साफ सफाई का जो सिस्टम चलता है उसको क्या कहा जाता है? लाइसोसोम्स। जैसे आपके घर अगर गंदा हो गया तो काम वाली बाई आके झाड़ू पोछा साफ सफाई करती है ना, उसी तरह सेल के अंदर अगर कुछ गंदगी या कुछ हार्मफुल सब्सटेंस या कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स अगर आ गया तो उसका साफ सफाई करने का जिम्मेदारी किसका है? लाइसोसोम्स का। ठीक है, अगर वो नहीं करे ये काम तो क्या होगा? सेल डैमेज हो सकता है। जैसे अगर हमारे अंदर कोई वायरस आ गया तो हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक खाते हैं। अगर हम नहीं खाए तो क्या होगा? वो वायरस या जो जो जर्म्स है वो हमें हार्म पहुंचाएगा और हमारा डेथ भी हो सकता है। उसी तरह सेल के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस जाता है तो उससे फाइट करने के लिए सेल क्या करता है? सेल के पास क्या है? सेल के पास है लाइसोसोम, जो कि हेल्प करता है सेल को फाइट करने में उस हार्मफुल सब्सटेंस के अगेंस्ट में। अब वो क्या करता है? अब वो कैसे फाइट करते हैं? जैसे मान लो काम वाली भाई आपके घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, डिटर्जेंट वगैरह से पूरा साफ करके चली जाती है। ठीक है, तो सेल के अंदर तो वैसा कोई डिटर्जेंट वाला तो कोई सिस्टम है नहीं, तो सेल उस हार्मफुल सब्सटेंस से कैसे डील करता है? तो सेल इस ये जो लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम क्या है? एसिडिक मीडियम है। कौन सा मीडियम है? एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम मतलब इसके अंदर एसिड भरा हुआ रहता है। ये क्या करता है? जैसे ही वो हार्मफुल सब्सटेंस के पास आता है, जिसे हार्मफुल सब्सटेंस एंटर के, ये क्या करता है? ये अपने एसिड उसके ऊपर रिलीज करता है जिससे वो जल के वहीं मर के खत्म हो जाए। तो यही काम है लाइसोसोम्स का। तो मेरे हिसाब से लाइसोसोम्स का क्या काम है वो आपको समझ आ चुका होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आता है, व्हाई व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ लाइसोसोम्स। तो आपको लिखना होगा, इट द मेन वर्क ऑफ लाइसोसोम्स इज टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन मटेरियल दैट एंटर इनसाइड द सेल। आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, लाइसोसोम्स एक्ट एज अ क्लीनिंग सिस्टम इनसाइड द सेल। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपका लाइसोसोम्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप सेबा से बिलोंग करते हो या सीबीएसई से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा ही जाएगा कि लाइसोसोम्स को सुसाइड बेग क्यों कहा जाता है? सुसाइड बेग क्यों कहा जाता है? लाइसोसोम्स को सुसाइड बेग भी कहा जाता है। ठीक है, तो लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है? सुसाइड बेग भी कहा जाता है। तो इसका एग्जांपल एक ऐसा लेके चल रहे कि लाइसोसोम को सुसाइड बेग क्यों कहा जाता है। जैसे कि मान लो आपको सामने वाले जो आपको, तो लाइसोसोम को सुसाइड बेग क्यों कहा जाता है? अब देखो इसको ऐसे समझ समझ हम सकते हैं। हल्ला चिल्ला क्यों हो रहा है?
तो लाइसोसोम्स को सुसाइड ब्रेक क्यों कहा जाता है? इसको सुसाइड ब्रेक इसीलिए कहा जाता है कि जैसे कि मान लो आपको आप इंडियन आर्मी में आप हो, और इंडियन आर्मी में आपका काम है दुश्मन के वहां पे जाके बॉम्ब फेंकना। आपको मैंने एक बॉम्ब दिया और आपको आपका काम है दुश्मन के खेमे में जाके उस बम को फेंकना। अब आप जब बम लेके जाके या तो हो सकेगा या तो आप उस पर फेंक सको और दुश्मन उससे खत्म हो जाए, या तो ऐसा भी हो सकता है वो बम आपके ऊपर हाथ में ब्लास्ट हो जाए और आप ही खत्म हो जाओ। दो केस ही हो सकते हैं ना, अगर मैंने आपको बम दिया तो दो ही केस होगा, या तो आप उस पर फेंक दो या तो वो बम आपके हाथ में ब्लास्ट हो जाए। या अगर आप फेंक दिए तो दुश्मन खत्म होगा, अगर आपके हाथ में ब्लास्ट हो तो आप खत्म हो जाओगे। उसी तरह लाइसोसोम जो है वो उसका काम क्या है, उसके अंदर क्या है, लाइसोसोम्स के अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है, मतलब ऐसा एसिडिक मटेरियल जो कि हर किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर जाए। तो वो क्या करेगा, वो सेल को डाइजेस्ट करेगा। बट इन केस या तो कभी कभी सेल बूढ़ा हो जाए, सेल का बहुत एज हो जाए, या तो कभी कभी कुछ सेल के अंदर कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी वो डाइजेस्ट करने के बाद की जगह या डाइजेस्ट करने के बाद वो लाइसोसोम खुद ही ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हार्मफुल, क्योंकि उसके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है जो किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर जाए। अगर वो ब्लास्ट हो गया तो उसका जो एंजाइम है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जो हार्मफुल सब्सटेंस को डाइजेस्ट करता था, वो क्या होगा, वो पूरा सेल में स्प्रेड हो जाएगा ना। और पूरा सेल में स्प्रेड होने के बाद क्या होगा, जैसे ही वो हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करता है उसी तरह वो सेल को भी डाइजेस्ट कर जाएगा, सेल को भी खा जाएगा वो। इसीलिए जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया बम वाला, वैसे ही अगर दुश्मन पे फटा तो ठीक है, अगर नहीं फटा, खुद पे फट गया तो क्या होगा, खुद ही खत्म हो जाएगा। तो क्या होता है, सेल के अंदर अगर वो लाइसोसोम फट जाए तो क्या होगा, जो पूरा सेल है वो खत्म हो जाएगा, वो पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी के लिए लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, सुसाइड ब्रेक भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो इस चीज को नोट कर लेना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट करो, हमारा खुद का वेबसाइट है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। उसमें हर एक चीज, हर एक टॉपिक का नोट्स, चाहे वो इंग्लिश, साइंस, असामीज, हिंदी जो। तो मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है उसको हम एकदम सिंपली एक्सप्लेन करेंगे, इतने अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इस टॉपिक पे आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हम पहले उस पर डिस्कस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये जो मैंने लिखा, ये तो नोट करने के लिए तो आप बैठे नहीं होगे, कॉपी पेन तो बैग में होगा आपका शायद, तो अभी आप अपना कॉपी पेन निकाल के इसको नोट कर लो कि माइटोकॉन्ड्रिया इक्वल देना। क्योंकि देखो, नोट करने का ये मतलब नहीं कि आप एक थीसिस लिखो, आप एक दो पैराग्राफ लिख लो बैठ के, वीडियो देखते रहो एक एक पैराग्राफ बैठ के लिख लो, वैसा नहीं होता। नोट करने का भी एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, जैसे अभी मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसको शॉर्ट में समझने के लिए कि आपको याद रहे, क्योंकि देखो जितना छोटा होगा दिमाग उसको उतना अच्छे से याद करके रखेगा। तो क्या लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया इक्वल टू पावर हाउस ऑफ सेल, बस खत्म, सिंपल एकदम। तो जब आप इसको याद करोगे, जब आपको याद करने का, आप अगर एक पैराग्राफ लिख लो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, तो क्या होगा, आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा लाइक कि इसको याद रखो, ये लाइन को याद रखो, इसको भूल जाओ, लाइक दैट। अगर आप छोटे छोटे नोट्स बनाओगे तो आप, क्योंकि अभी ये इंग्लिश मीडियम के लिए ये जो कोर्स बना रहा हूँ मैं, वो इंग्लिश मीडियम के लिए बना रहा हूँ, तो ये तो आशा करके चलता हूँ कि आपको इंग्लिश में तो सेंटेंस खुद से बनाना आता होगा। तो अगर बाई चांस आया है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखने के लिए, तो आप क्या लिख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो इसी तरह आप नोट कर जाओ, ये जो मैंने कहा सबसे पहले इसको नोट कर लो, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सबसे पहले इसको आपने नोट किया। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का जैसे मैंने कहा पावर हाउस ऑफ द सेल, जैसे साउथ के मूवीज में रजनीकांत को कहा जाता है ना पावर स्टार रजनीकांत, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि सेल को, ये मान लो ये सेल है अपना, एक मिनट के लिए मान लो, ऐसा नहीं दिखता पर मान लो, सेल को चलाने के लिए, सेल का जो एक्टिविटीज है, जैसे अगर मान लो आप उपवास रखे हो, ठीक है, मान लो आपने उपवास रखा है, सुबह से लेके शाम तक आप फास्टिंग कर रहे हो या रोजा रखा है आपने, तो क्या होगा, आप शाम होने से पहले पहले लगभग 3, साढ़े 3, 2:30 बजे तक आपके अंदर का सारा एनर्जी खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी एनर्जी आपके अंदर स्टोर हुआ था वो बॉडी उसको यूज करने स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। उसी तरह ये जो सेल है, सेल के अंदर जो भी पावर चाहिए इसको चलाने के लिए, ठीक है, इसको वर्क करने के लिए जो भी पावर चाहिए वो कौन बनाता है, वो बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, बना के देता है वो पावर को, ठीक है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया का काम आपको समझ आ गया होगा कि पावर, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इट जनरेट ऑल द पावर्स रिक्वायर्ड फॉर। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल, और क्या नोट कर लो साथ में, इट जनरेट ऑल द पावर which is required for all the activities inside the cell।
मतलब अंडर अंडर का जो भी एक्टिविटी है उसको रन करवाने के लिए, उसको काम करवाने के लिए जो भी पावर चाहिए वो कौन जनरेट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे जनरेट करेगा? सेल के अंदर जो भी फूड जाएगा, फूड प्लस ऑक्सीजन, फूड और ऑक्सीजन तो जाएगा ही सेल के अंदर में, फूड जाएगा क्योंकि सेल जो है हम जो खाएंगे वही तो सेल में जाके लगेगा ना, वो जो फूड है, और जो ऑक्सीजन उसको मिलेगा, हम जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन उसको जो मिलेगा उससे वो क्या बनाएगा? उससे वो बनाएगा फूड प्लस ऑक्सीजन से क्या बनेगा? एनर्जी। किस फॉर्म में बनेगा? एटीपी। अब कमेंट करना कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? बुक में दिया है, खोज के कमेंट करना कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो अभी देख लो माइटोकॉन्ड्रिया, एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या करता है? सेल को चलाने के लिए जो भी पावर चाहिए वो कौन जनरेट करवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करवाता है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है। अब कैसे जनरेट करवाता है? जो भी फूड और ऑक्सीजन हम खाते हैं, जो भी हम जो भी हम कंज्यूम करते हैं, उससे वो एनर्जी बनाता है, जो एनर्जी जो सेल को चलने में मदद करे, ठीक है? किस फॉर्म में बनाता है? एटीपी के फॉर्म में। तो इसमें कितना सारा क्वेश्चन हमें मिला। सबसे पहला वो कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। पावर डैश इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ऑप्शन दिया रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, ठीक है? अलग अलग ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको टिक करना होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्या, उसका काम क्या? माइटोकॉन्ड्रिया का एनर्जी प्रोड्यूस करना, एनर्जी बनाना। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को बनाना। तो यही है मेन कॉन्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। ऐसे अगर आप बुक्स पढ़ो या यूट्यूब में वीडियो देखो तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे छोटे छोटे क्योंकि मैं ये वीडियो अभी टारगेट करके बना रहा हूँ, क्लास 9 को टारगेट करके बना रहा हूँ, चाहे वो सेबा या सीबीएसई, उससे मैटर नहीं करता। वीडियो का जो मेन मोटिव है मेरा बनाने का, क्लास 9 के लिए मैं बना रहा हूँ। तो 9 के लिए जो मैंने अभी कहा, इतना कॉन्सेप्ट सफिशियंट है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो इसी के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा आपके। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या करता है? एनर्जी बनाता है सेल के लिए। कैसे बनाता है? फूड और ऑक्सीजन जो हम सेल लेता है उससे एनर्जी बनाता है। किस फॉर्म में बनाता है? एटीपी के फॉर्म में बनाता है। बस इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट का आपको जरूरत अभी नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। सो मेरे हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन को यूज करो, या अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है प्लास्टिड्स। सो प्लास्टिड्स क्या है, वो कैसे, कहाँ मिलता है, इसका काम क्या है सेल में, वो हम सब डिस्कस करेंगे। और आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक पे आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो देखो प्लास्टिड्स क्या है, प्लास्टिड्स क्या है। प्लास्टिड्स देखो सबसे पहले क्या लिखा है? फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। तो ये चीज नोट कर लो। सबसे पहले कॉपी पेन निकालो, क्योंकि कॉपी पेन तो निकाला नहीं होगा आपने, बस मोबाइल खोल के नोट करना, वीडियो देखना शुरू किया होगा। तो ऐसा इतना शार्प मेमोरी तो आपका है नहीं कि आप वीडियो देख लो और आपको याद रहे। तो इसको नोट कर लो। सबसे पहले प्लास्टिड्स फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में सिर्फ क्या मिलता है? जैसे कि सेल वाल हमें सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है ना, उसी तरह और एक क्या है जो प्लांट सेल में मिलेगा, वो क्या है? प्लास्टिड्स। एनिमल सेल में नहीं मिलता। तो नोट करो, प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ठीक है? अब इसका काम क्या है प्लास्टिड्स का? प्लास्टिड्स का काम है फूड बनाना, स्टोर, और जो न्यूट्रिएंट होता है उनको स्टोर करके रखना, ठीक है? सबसे पहले अगर उसको डिफाइन करना हो तो सबसे पहले लिखना प्लास्टिड्स आर कलर पिगमेंट फाउंड इन ओनली इन प्लांट सेल। कलर पिगमेंट क्यों? क्योंकि इसमें आगे मिलेगा हम लोग को कलर पिगमेंट के बारे में। तो अभी बस ऐसे नोट करो, प्लास्टिड्स आर कलर पिगमेंट फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है? दे प्रोड्यूस फूड। काम क्या है उसका? फूड बनाना, प्रोड्यूस फूड। सेकेंड काम क्या है उसका? स्टोर न्यूट्रिएंट। जो भी न्यूट्रिएंट है, फैट वगैरह, ऑयल वगैरह जो भी है, वो कौन स्टोर करेगा? प्लास्टिड से स्टोर करके रखेगा। और काम क्या है? प्रोड्यूस पिगमेंट एसेंशियल फॉर ग्रोथ। प्लांट सॉरी सेल के ग्रोथ के लिए जो पिगमेंट इंपॉर्टेंट है उसको कौन स्टोर करके रखेगा? और या उसको कौन स्टोर नहीं, उसको कौन बनाएगा? उस पिगमेंट्स को कौन बनाएगा? प्लास्टिड से बनाएगा। तो प्लास्टिड्स का एक बार और डिवीजन है। सबसे पहला ये काम है कि प्लास्टिड्स फूड बनाने का काम करता है प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि एनिमल सेल में फूड बनाया नहीं जाता। हम जो खाएंगे वही सेल के अंदर जाएगा। तो ये ये प्लास्टिड सिर्फ कहाँ मिलेगा? प्लांट सेल में मिलेगा। और प्लांट सेल क्योंकि प्लांट खुद से फूड कंज्यूम नहीं कर सकता, वो खुद अपना फूड बनाता है, इसीलिए सबसे पहले इसका काम क्या है? प्लास्टिड्स का काम ये है कि वो फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। सेकंड काम उसका क्या है? कि वो स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा? न्यूट्रिएंट को वो स्टोर करके अपने अंदर रखेगा। और उसका थर्ड इंपॉर्टेंट काम क्या है? जो भी पिगमेंट उस सेल की ग्रोथ के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो पिगमेंट, उसको भी वो प्रोड्यूस करता है। तो 3 इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने देखा। कहाँ मिलेगा? वो कहाँ मिलता है? वो प्लांट सेल में मिलता है, ये भी हमने चेक किया। अब देखते हैं कितना टाइप का प्लास्टिड होता है। तो प्लास्टिड कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का। पहला क्या है? क्रोमोप्लास्ट, और दूसरा क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, नाम याद रखना, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट होता है कलर्ड, ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आपको अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। यहां तक हमने डिस्कस किया कि प्लास्टिड्स क्या है। ठीक है, प्लास्टिक कलर्ड पिगमेंट है जो कि फूड प्रोड्यूस करता है, न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है, और अदर एसेंशियल पिगमेंट्स जो कि सेल के ग्रोथ में के काम आए उसको बनाता है वो। ठीक है, कहाँ मिलता है? सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा। ठीक है, इसको भी नोट किया होगा आपने मेरे हिसाब से। कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होता है और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलर लेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। अब देखो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट का काम देख लेते हैं, क्योंकि आपके बुक में आप बस इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको क्लास 9 में अगर आप हो तो इतना ही जानने का आपको जरूरी है। इससे ज्यादा अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप एक बार कमेंट करो, मैं इसके ऊपर और डिटेल में भी वीडियो बना दूंगा, पर क्लास 9 के लिए इतना कॉन्सेप्ट होना सफिशिएंट है। तो सबसे पहला ये जो अपना है क्रोमोप्लास्ट, इसका स्पेलिंग देख लेना एक बार, बुक में भी देख लेना अच्छे से। क्रोमोप्लास्ट जो है, क्रोमोप्लास्ट इसका जो मेन काम क्या है? क्लोरोप्लास्ट कंटेंट पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल वो है जिस क्लोरोप्लास्ट कंटेंट पिगमेंट क्लोरोफिल। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्लोरोप्लास्ट कंटेंट पिगमेंट क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो कौन किसके पास होता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट के पास। अब क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल का काम क्या है? क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा क्लोरोफिल का काम क्या है। क्लोरोफिल का मेन इंपॉर्टेंट सबसे ये काम है कि क्योंकि प्लांट जो है वो खुद का खाना बना नहीं सॉरी खुद का खाना वो खुद ही बनाता है। एनिमल खुद का खाना, एनिमल्स जो है वो खाते हैं और प्लांट खुद का खाना खुद बनाता है। सो क्लोरोफिल यहाँ पे जो लिखा है, ये जो वर्ड लिखा है क्लोरोफिल, एक बार रिवीजन हो जाए, क्लास 2, 3, 4 में भी आपने पढ़ा होगा। क्लोरोफिल क्या है? तो सनलाइट को जो एब्जॉर्ब किया जाता है, सनलाइट का जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके जो फूड अपना खाना बनाता है, उस प्रोसेस उसी को कहा जाता है क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल जो प्लास्टिड कंटेंट करता है, वो प्लास्टिड का नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। नाम याद रखना, नाम ध्यान से याद रखना। इसमें स्पेलिंग एक एक वर्ड, एक एक लेटर के लिए स्पेलिंग चेंज हो जाएगा, मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेंट करेगा? वो पिगमेंट जिससे क्लोरोफिल हो सके। ठीक है, मतलब सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके जो प्लांट है। ठीक है, और क्या है क्लोरोप्लास्ट में? क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब जो फूड जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। तो जो फूड जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है और उसका खाना बनाना, ये काम किसका है? क्लोरोप्लास्ट का। याद रखना, स्पेलिंग ध्यान से देख लो एक बार, बुक में भी देख लेना, ये लाइन एग्जैक्ट ऐसा ही मिल जाएगा बुक में। ठीक है, पेज नंबर तुम्हारा 65 में देखना, वहां मिल जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट का काम हो गया क्लोरोफिल को कंटेन करता है, जिससे वो सनलाइट का रे जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर सके और क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर सके। ठीक है, और काम क्या है? क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट, और येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी वो कंटेन करता है, जिससे फ्रूट्स, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट से क्या होता है? इसका लीफ वगैरह को कलर मिलता है, और जो ऑरेंज येलो ये सब कलर है, इससे इसका जो फ्रूट वगैरह होता है उसको कलर ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस ये डेफिनेशन है जो आपको समझना है कि इसका काम क्या है। बस ये याद रखना कि किसका काम क्या है। बायोलॉजी में कोई बहुत बहुत आसान होता है बायोलॉजी को पढ़ना, थोड़ा बोरिंग भी होता है पर आसान भी बहुत इसलिए होता है क्योंकि उसमें बस याद रखना है आपको ये कि किस कंपोनेंट का क्या काम है, बस वो याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ एक बार ल्यूकोप्लास्ट में आ जाओ। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोर स्टार्च, सॉरी, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर स्ट्रेच ऑयल एंड प्रोटीन। तो ऑयल, प्रोटीन, ये सब जो है वो सबको स्टोर कौन करता है? देखो इसमें हमने पढ़ा था क्रोमोप्लास्ट क्या है? कलर्ड है। कलर्ड है मतलब वो जो भी जहां भी जाएगा उस चीज को कलर प्रोवाइड करेगा। जैसे लीफ में ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा और फ्रूट्स वगैरह में येलो, ऑरेंज, रेड ये सब कलर प्रोवाइड करेगा। ल्यूकोप्लास्ट क्योंकि कलरलेस है तो इसका काम क्या है? इसका स्टोरेज, स्टोर का करने का काम क्या है? ऑयल, प्रोटीन, स्ट्रेच ये सबको क्या करेगा? वो स्टोर करके रखेगा। सो मेरे हिसाब से प्लास्टिक्स वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। स्कूल में जो भी टीचर्स होते हैं वो इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कराते, इसलिए हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आप ऑनलाइन क्लास हमारा एक स्टार्ट कर दो जाके, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सो मेरे हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी कोई डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन को यूज करो, या ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स सेल का कौन सा पार्ट है, क्या काम डेटा है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे अच्छे से। और ये वीडियो को देखने के बाद आपका शायद ही कुछ डाउट बच जाएगा इस टॉपिक पे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो वैक्यूल, सबसे पहले हमने क्या लिखा? स्टोर एमिनो एसिड, वाटर, सॉल्ट एंड एंजाइम। इसका मेन काम क्या है? स्टोर करना। क्या स्टोर करना? स्टोर करने का काम तो और भी कंपोनेंट
और भी जो हमारा जो ऑर्गेनल्स है, मतलब सेल ऑर्गेनल्स है, वो लोग भी स्टोर करते हैं। पर वैक्यूल्स क्या स्टोर करता है? अमीनो एसिड स्टोर करेगा, वाटर, सॉल्ट और एंजाइम को स्टोर करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा कि स्टोर करता है और क्या स्टोर करता है? अमीनो एसिड, वाटर, सॉल्ट एंड एंजाइम। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, कॉपी निकाल के सबसे पहले इसको नोट करो। सेकंड काम क्या है वैक्यूल्स का? देखो, अच्छा एक और चीज नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एमसीक्यू में पूछा जाता है। वैक्यूल्स किसमें बड़ा और किसमें छोटा होता है? वैक्यूल्स लार्ज इन प्लांट सेल में वैक्यूल्स का साइज बड़ा होगा, और एनिमल सेल में वैक्यूल्स का साइज क्या होगा? वैक्यूल का साइज छोटा होगा। समझ में आ रहा है? पहला सबसे पहले उसका काम ये है कि वो स्टोर करेगा एमिनो एसिड, वाटर, सॉल्ट और एंजाइम को, और जो प्लांट सेल में उसका साइज बड़ा होगा और एनिमल सेल में उसका साइज छोटा होगा। इनफैक्ट कभी किसी किसी प्लांट सेल में देखा जाता है कि अप्रोक्स 90%, 50 to 90% जो सेल का स्पेस होता है, सेल के अंदर जो स्पेस होता है ना, उसमें 50 to 90% स्पेस वैक्यूल से ऑक्यूपाई करके रख लेता है प्लांट सेल में। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक और उसका इंपॉर्टेंट काम ये है कि वो एक्सपेल एक्सेस वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल। मतलब सेल के अंदर जो एक्सेस वाटर, बहुत टाइम क्या होता है, सेल के अंदर बहुत सारा एक्सेस वाटर स्टोर हो जाता है, तो वो एक्सेस वाटर को एक्सपेल मतलब सेल के बाहर निकाल देने का काम किसका है? वैक्यूल का है। और काम क्या है उसका? और इसका ये एक और काम क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जैसे हमारा वेस्ट मटेरियल हम निकालते हैं, उसी तरह सेल का जो वेस्ट मटेरियल है वो सेल कैसे निकालता है? सेल निकालता है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूल्स। तो मेरे हिसाब से आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, इसमें कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन का यूज करो, या हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें यूज करो, हम इसके ऊपर एक डिटेल में अच्छे से और वीडियो बनाएंगे। तो ये था क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको साइंस चैप्टर का अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं कि और इस टाइप का एक्सप्लेनेशन मिले, या आप चाहते हैं कि साइंस पूरा जो सीरीज है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हो। या अगर आपको अलग सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स वगैरह इस टाइप के ट्यूटोरियल्स आपको अगर चाहिए, तो आप उसके लिए भी कमेंट करो। हमारे चैनल को फॉलो करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियोस को कमेंट करो, ताकि हमें पता चले कि आपको किस क्वेश्चन या किस चीज में डाउट है।